हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली में होता क्या है। ओके, तो उसका मीनिंग हम लोग समझते हैं कि ईएसआर क्या होता है। ईएसआर का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ओके, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस का मतलब सीधे सीधे ये हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास अगर कोई एक मॉलिक्यूल है। ओके, ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के अराउंड क्या हो रही है, एक जो आपका इलेक्ट्रॉन से वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये आपके इलेक्ट्रॉन है, आपने देखे भी होंगे कि किस तरीके से अगर कोई एटम है आपके पास, उस एटम के चारों ओर जो भी सबसेल होते हैं, वो सबसेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, चारों तरफ उसके घूमते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन बोलते हैं। ओके, और यही चीजें आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी देखने के लिए मिलने वाली है। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की यही बात, एक खासियत है कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपको एक मैग्नेटिक फील्ड भी देखने के लिए मिलेगी, जिस मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपको जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट हाफ में कैसे आपको मतलब पॉजिटिव साइड रिवॉल्व करते हुए दिखेंगे और सेकेंड हाफ में आपको नेगेटिव यानी दूसरी तरफ रिवॉल्व करते हुए दिखेंगे, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज विद द किसकी वजह से, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपको ये जो फिनोमेना है आपको ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर देखने के लिए मिलता है। ओके, अगर आप चाहो तो जो पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस होते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही सिर्फ इसके अंदर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से अलग अलग जो आपके ये हैं आइटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, ओके, एलिमेंट्स है। तो अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि आपका जो हाइड्रोजन है, ओके, अगर मैं हाइड्रोजन यहाँ पे कंसीडर करता हूँ डाई एटॉमिक स्टेट में, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 1 है। और दूसरा हाइड्रोजन का भी एटॉमिक मास कितना है, 1 है। ओके, अगर मैं इसका ये बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको एज अ रिप्रेजेंट करता हूँ आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो आपको पता है एक अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक मास है तो इसके अंदर कितना आएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, और यहाँ पे भी सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर आप देखोगे दोनों, तो दोनों क्या है, आपके अनपेयर्ड है। ओके, और अनपेयर्ड होने के कारण, ये अनपेयर्ड होने के कारण ये क्या है, एक तरीके से ये इनएक्टिव है। ओके, और ये एक तरह से ये क्या बोलते हैं, एक तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक तरह से इनएक्टिव फॉर्म में है। ओके, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होने के कारण इसका जो स्टडी है हम लोग ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इज अ पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक यूज टू स्टडी द मटेरियल कंटेनिंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने कहा था कि ये जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ये है, ओके, मटेरियल है, उन सभी का स्टडी हम लोग इसके अंदर बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके डायग्राम की यानी इसके फिगर की, तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये हमारे पास देखोगे कि दो हमारे पास मेटल है। ओके, तो ये मेटल आप इस तरीके से यहाँ पे आसानी से यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका क्या है, नॉर्थ है। ओके, और ये आपका क्या है, साउथ है। तो इस तरीके से नॉर्थ और साउथ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। और ये नॉर्थ साउथ जो यहाँ पे आपको मैग्नेट लगे हैं, ये मैग्नेट के कारण ही आपके जो भी आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेते हो, उसका ये हाफ और हाफ में क्या करता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका जो एक रोटेशन है वो करवाता है। ओके, तो यहाँ तक तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको जो ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके अंदर ये सारी चीजें होती है। ओके, अभी यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट मूवमेंट के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसके अंदर अगर आप पूरा ये अच्छे से ऑब्जर्व करते हो इस पूरे डायग्राम के अंदर, डायग्राम को, तो यहाँ पे तो आपको ये दो मैग्नेट दिख गए, ये आपका एक हो गया और ये आपका क्या हो गया, दो हो गया। ओके, ये आपका 1 और ये आपका 2। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको सैंपल कैविटी दी है, जिसके अंदर हम लोग कोई भी सैंपल है वो प्लेस करते हैं। और इस मैग्नेटिक सिस्टम के अंदर अगर हम लोग कोई भी सैंपल रखे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो ये आधा इस तरफ से, यानी अगर इस तरह से अगर ये प्लस हाफ इस तरह रोटेशन करता है तो माइनस हाफ इस तरफ रोटेशन वो करेगा। ओके, और ये इसकी खासियत है जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है प्रोड्यूस होता है उसके कारण। ओके, और यही जो यहाँ पे क्रिस्टल डिटेक्टर दिख रहा है आपको, क्लेस्ट्रॉन दिख रहा है, या फिर जो मॉड्यूलेटर दिख रहा है, ये सारी चीजें इसको हेल्प करती है, ताकि इस हेल्प के कारण ही एक अच्छे से ये डिटेक्टर के अंदर जाके ये एक इमेज प्रोड्यूस कर पाता है। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा।
ओके। उसके बाद अगर हम लोग इसके प्रिंसिपल की बात करें, इसका प्रिंसिपल क्या है ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो पूरी तरह से किसके ऊपर बेस होता है, ये माइक्रोवेव रेडिएशन के ऊपर बेस होता है। ओके। और माइक्रोवेव रेडिएशन आपने देखा होगा, जो आपका एक रेडिएशन का चार्ट होता है, उस रेडिएशन के चार्ट में आपको माइक्रोवेव रेडिएशन आपको दिख जाएगा। ओके। और ये माइक्रोवेव रेडिएशन क्या होता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसके ऊपर हम लोग एक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। और अलग अलग जो इसके अंदर आइटम है अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाले, ओके, वो हम लोग स्टडी करते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ अनपेयर इलेक्ट्रॉन के जो एग्जाम्पल है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले अगर हमने एग्जाम्पल लिया आपका डाई एटॉमिक हाइड्रोजन का। ओके। तो ये अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक आपका क्या है बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और एक दूसरा क्या है आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। और दोनों में क्या है एक एक यहाँ पे फिल आपके इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों क्या है पेयर्ड नहीं है। ओके। और पेयर्ड नहीं होने के कारण यहाँ पे अगर आप चेक करो तो ये एक पेयर्ड फॉर्म में यहाँ पे फॉर्म होते हैं। अगर दोनों का अगर हम लोग बॉन्डिंग ऑर्बिटल करें तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अगर ये पेयर्ड फॉर्म होते हैं, इसके लिए ये क्या है एक तरह से इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ओके। लेकिन अगर आप दूसरा एग्जांपल यहाँ पे अगर आप बोरोन का देखते हो, तो बोरोन के एग्जांपल में आप देखोगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे ये दिया है कॉन्फ़िगरेशन। जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपका ये और ये वाला जो टेबल है वो क्या है पूरी तरह से सेम है। ओके। लेकिन ये जो लास्ट वाला है 2p1 और 2p1 ये क्या है अलग अलग है। इसकी वजह से हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंटी बॉन्डिंग है और बॉन्डिंग और ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ओके। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फिल है और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन फिल है। ओके। लेकिन अगर हम लोग इसका बॉन्डिंग ऑर्बिटल निकालते हैं तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अगर आप चेक करो कि दोनों क्या है एक दूसरे से अनपेयर्ड है। क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर हमारे पास पी ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल में अगर हमारे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं और दो इलेक्ट्रॉन को अगर हमें फिल करना है तो हम एक ही बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं करते। ओके। हमारा क्राइटेरिया है कि एक यहाँ पे फिर हम अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पे, अगर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो फिलिंग है वो यहाँ पे होती है। तो इस तरीके से ये जो एक ईएसआर है वो क्या है एक तरह से एक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। ओके। उसी तरीके से जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी क्या है एक तरह से इनएक्टिव है, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन के अंदर जो आपका इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें ऑक्सीजन का, जैसे कार्बन में कितने होते हैं आपके 6 होते हैं, ऑक्सीजन में कितने होंगे 8। और 8 का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2। ओके। आपका 2s2, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा ये 4 ये आपका 2p4। ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप ये बनाते हो p ऑर्बिटल, तो p का क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे आपका 3 और ये आपका एक 4। ओके। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से आएगा, यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक। ओके। तो ये हो गया। अभी यहाँ पे अगर हम लोग इसका एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहाँ पे अगर फॉर्म करें। ओके। तो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या फर्क है यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो यहाँ पे आपके कितने हैं, एक आपका पेयर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से भी आपका एक पेयर इलेक्ट्रॉन है। ओके। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एक आ जाएगा। ओके। यहाँ पे एक आ जाएगा, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, दो हो गए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ऊपर वाले में चेक करो तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, एक, दो, यहाँ पे एक ये पेयर हो जाएगा। ठीक है। तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, पेयर इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो जाएंगे, और जिसके कारण ये पेयर्ड होने के कारण ये क्या होंगे, इनएक्टिव फॉर्म होंगे। ओके। तो ये इनएक्टिव ईएसआर फॉर्म करेंगे। ओके। तो ये आपको पूरी तरह अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन सा आपका ईएसआर एक्टिव होगा और कौन सा आपका ईएसआर इनएक्टिव होगा। ठीक है। उसके बाद द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल will split into the different levels such as excitation is called the magnetic resonance absorption। ओके। और इसको हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं। ओके। एटम्स और मॉलिक्यूल विद द अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके। अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक एटम लेता हूँ। ओके। और इस एटम को यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड रखा है। ओके। ये मेरे पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद इट्स इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट लेवल, दिस डिवीजन इज लाइक द लेडर विद द स्टेप्स। ओके। तो आपको पता है कि इस आइटम्स के अंदर जो भी एनर्जी होगी, ओके, वो एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे डिवाइड होगी अलग अलग फॉर्म में। ओके। और ये अलग अलग फॉर्म में कैसे डिवाइड होगी, यहाँ पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ। ओके।
तो यहाँ पे अगर आप बात करो कि यहाँ से ये इस तरीके से एनर्जी आएगी और यहाँ से आपको इस तरीके से एनर्जी इस तरफ आएगी। ओके, तो ये आधा आधा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये भी आप इमेजिन कर सकते हो कि यू हैव अ लेडर एंड यू कैन स्टैंड ऑन द डिफरेंट स्टेप्स। ओके, नॉर्मली ऑल द स्टेप्स ऑफ द लेडर आर द सेम हाइट। ओके, और ये आपने देखा होगा कि जब भी आप लेडर को चढ़ते हो, अगर उतरते हो, तो उस पे जो लेडर की हाइट होती है वो सेम होती है। बट अगर आपने क्या किया है, उस लेडर पे अगर आप जहां पे खड़े हो वहां पे आपने क्या किया है, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वहां पे एक मैंने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर दिया है। ओके, और अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है तो इसके अंदर क्या डिफरेंसेस आएगा, तो नाउ द लेडर स्टेप्स आर स्प्लिट इनटू द डिफरेंट हाइट, क्योंकि उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन और अट्रैक्शन, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी, और जिसके वजह से वो डिफरेंट हाइट्स के ऊपर क्या हो जाएंगी, स्प्लिट हो जाएगी। In the same way, when the magnetic field is applied to the atoms or molecule, its energy level split into the different level. Each level represent a different amount of energy that the electron can have. Okay, और उसी तरीके से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल होते हैं उनमें भी ये सेम चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। जैसे यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि अगर मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर मैंने अप्लाई किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो यहाँ पे वो जीरो के ऊपर आपको किसी तरह का जो स्प्लिट है वो आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो से बढ़ा के हम लोग प्लस माइनस करते हैं, तो आपको दोनों में जो स्प्लिट है वो आपको देखने के लिए मिल रही है। ये आपका एक हो गया प्लस हो गया, और ये आपका सेकेंड वाला माइनस हाफ हो गया। ओके, और इस तरीके से आपका जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा आपका ई प्लस माइनस। ओके, और ये आपका इस तरीके से आपका जो टोटल एनर्जी है वो फॉर्म होगा। ओके, ये क्यों होगा, क्योंकि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड को आप बढ़ाते हो, मैग्नेटिक फील्ड को कम करते हो, तभी ये सारी चीजें होती है। लेकिन अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड नल है, जीरो है, तो उस समय आपका किसी तरह का जो स्प्लिटिंग है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये आप इस ग्राफ के मदद से आप आसानी से इसको देख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप सेकंड पॉइंट देखोगे कि विथ एन द ESR इंस्ट्रूमेंट और स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड एंड द माइक्रो wave are used to absorb the behavior of unpaired electron in the material being studied. ओके, तो ये बात बिल्कुल भी सही कही है कि जो भी आपका ESR इंस्ट्रूमेंट है, उस ESR इंस्ट्रूमेंट में आपकी जो भी मैग्नेटिक फील्ड है या फिर जो भी माइक्रोवेव है, उसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, जो भी आपके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है उस मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ओके, और ये बात बिल्कुल भी सही कही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर आपके पास ये सर इंस्ट्रूमेंट है, जैसे स्पेशल मशीन दैट अलाउ अस टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन के जो बिहेवियर है उसको स्टडी करने के लिए हम लोग ये सर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। और इन द मटेरियल इट यूज टू टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, और मैग्नेटिक फील्ड एंड द माइक्रोवेव रेडिएशन। ओके, इमेजिन यू हैव अ मैजिक मैग्नेट एंड द स्पेशल माइक्रोवेव एमिटर। उसके बाद अगर आप सपोज एक कंसिडर करो कि आपके पास एक मैजिक मैग्नेट है। ओके, और मैजिक मैग्नेट आपने देखा होगा, आप प्ले के टाइम पे आप जब बचपन में मैजिक मैग्नेट को देखते होंगे कि वो दुकानों पे मिलती है, आप जब भी उसको हवा में उछालते हो तो मैजिक मैग्नेट क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अंदर भी देखने के लिए मिलती है। ओके, when you place a material inside the ESR instrument, अगर मैं किसी मटेरियल को ESR इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर रखता हूँ, ओके, you turn on the magic magnet which create a magnetic field around the material। ओके, और ये आपको पता है कि अगर हम लोग मैजिक मैग्नेट को अगर ऑन करें तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उसके आजू बाजू ये हो जाएगा। ठीक है, यानी मेरे पास ये एक मटेरियल है और ये मटेरियल के आजू बाजू क्या होगा, यहाँ पे एक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ओके, इस तरीके से। तो ये आपका यहाँ पे एक कॉमन सा फील्ड है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मटेरियल के आसपास होता है तो इस तरीके से एक क्या बोलता है, एक जो एरे है वो फॉर्म करता है। ओके, दिस मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। और ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही जो भी आपका मटेरियल है उसके बिहेवियर में बहुत सारे जो चेंजेस है वो आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ओके, उसके बाद ये भी कहा गया है कि ये सर फाइंड द पैरामैग्नेटिक सेंटर्स। ओके, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं दैट मे और नॉट बी द रेडिएशन इंड्यूसेस। ओके, और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं, जो अनपेयर होते हैं एक दूसरे के साथ, वो पेयर नहीं होते हैं। जैसे अगर आपका ए है, ओके, और इसको आपने यूवी विजिबल के साथ अगर आपने रिएक्शन करवाया है तो आपको इस तरीके से एक जो फ्री रेडिकल्स है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जो आपका एक
यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आसानी से, जो किसी के साथ भी पेयर्ड नहीं है। ओके, और ये जब तक किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करता तब तक ये वापस किसी के साथ पेयर्ड नहीं होगा। ओके, और इसके अंदर आप देखोगे कि आपको दो तरह के ये हैं डिफरेंस एनर्जी लेवल है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। पहला आपका यहाँ पे एम एस प्लस हाफ है और एम एस यहाँ पे प्लस माइनस हाफ है। ओके, तो इस तरीके से आपका जो एनर्जी लेवल है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग इसके वर्किंग प्रिंसिपल को बात करें कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से आप देखोगे, तो द गैप बिटवीन द एनर्जी स्टेट इज वाइडेंड until the matches the energy of the microwave. This is done by the increasing ऑन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो तो उसका जो एनर्जी स्टेट है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद द अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैन मूव बिटवीन देयर टू स्पिन स्टेट। ओके, और जो भी एनर्जी स्टेट के कारण, जो भी मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो भी एक स्पेस क्रिएट होता है, उस स्पेस के अंदर ही जो आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो मूव होते रहते हैं। ओके, और यहाँ पे यही बात यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाई गई है कि एब्जॉर्प्शन लाइन आर डिटेक्टेड व्हेन द सेपरेशन एनर्जी लेवल इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ओके, और ये आपके पास यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास एक एनर्जी लेवल है जो स्प्लिट हो रही है, यहाँ पे आपका जो एक मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे आपका दिख रहा है। ओके, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, जीरो है, ओके, कोई भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं हुआ है, तो आपको किसी तरीके का यहाँ पे जो एक ये है सेपरेशन है वो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड जीरो से हटा के आपका नॉन जीरो कर दिया जाता है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, तो उसके अंदर आपको एक तरह से जो मूवमेंट है और उसका जो सेपरेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपका प्लस हाफ हो जाता है और यहाँ से आपका माइनस हाफ, इस तरीके से आपको जो एनर्जी सेपरेशन है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ये सेम चीज आपको ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी होती है। जब भी आप किसी मटेरियल को उसके अंदर स्टडी करते हो तो वो मटेरियल को दो तरीके से स्टडी करता है। पहले तो आपका उसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो करके, उसके बाद जब मैग्नेटिक फील्ड को वो इंक्रीज करता है। ओके, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है वैसे वैसे आपको उसके जो बिहेवियर होता है, जो भी मटेरियल आपने प्लेस किया होता है उसके बिहेवियर के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, उसका वेव का नेचर किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें वो स्टडी करता है। ओके, तो यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और ये मैग्नेटिक सिस्टम, जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि इसका जो एक जो हमारा फिगर था, ओके, इस फिगर के अंदर अगर आप देखोगे अच्छे से, तो इस फिगर के अंदर आप अगर एब्जॉर्ब ये देखते हो, अगर आप क्लियर तरीके से देखते हो, तो यहाँ पे आपका जो एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, सैंपल के अराउंड आपका एक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका क्रिएट करता है, जो भी आपके मैग्नेट्स होते हैं वो। ओके, और यही काम होता है जो आपके मैग्नेट्स होते हैं उनका, क्योंकि ये ईएसआर इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूडेड पावरफुल एंड द स्टेबल मैग्नेट सिस्टम होते हैं और ये जनरेट करते हैं एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और दिस फील्ड इज एसेंशियल फॉर द स्प्लिटिंग द एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन्स एंड एनेबलिंग द रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो आपका माइक्रोवेव सोर्स है, जो माइक्रोवेव सोर्स जनरेटेड द हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, टिपिकली इन द गीगाहर्ट्ज रेंज। These microwave are the directed toward the sample and their frequency can be varied to scan through the resonance frequency of the unpaired electron. Okay, और जो भी आपके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में अगर आप देखोगे कि वो जो सैंपल और जो एक तरीके से जो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ये वेव क्रिएट करने का काम होता है वे माइक्रोवेव करते हैं। ओके, उसके बाद जो आपका सैंपल होल्डर है जो आपका प्लेस होता है दोनों मैग्नेट के बीच में, और दोनों मैग्नेट के बीच में प्लेस होने के कारण उसके ऊपर एक जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो प्लस हाफ और माइनस हाफ इस तरीके से जो उनका डिवाइड होता है आफ्टर अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपका डिटेक्शन सिस्टम यानी जो भी आपका कंप्यूटर है, पीसी है, उसके अंदर आपको एक तरह से जो सिग्नल है वो आपको मिलता है। ठीक है, और इस सिग्नल के बारे में भी आपको किस तरह से कौन से एलिमेंट के किस तरीके से सिग्नल मिलते हैं, कौन से कंपाउंड के कैसे सिग्नल मिलते हैं, ट्रिपलेट, डबलेट, सिंगलेट, वो सारी चीजें भी हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत डिटेल्स के साथ। अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हम लोग जो ये सर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका जो बेसिक है वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ओके, उसके बाद डेटा एक्विजिशन, यानी इसके अंदर आपको जो भी आपके पास जो डेटा यहाँ पे हम लोग कलेक्ट करते हैं थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, ओके, थ्रू आउट द जो भी यहाँ पे एनालिसिस होता है ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर,
उस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो भी हमें सिग्नल मिलते हैं, जो भी हमें उसके अंदर प्रोसेस होता है, जो भी हम एनालाइज करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, उसको एक्विजिशन करने के लिए उसका डाटा को कलेक्ट कर लिया जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन भी है, यानी ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले तो ये इस्तेमाल होता है स्टडी ऑफ फ्री रेडिकल्स, और फ्री रेडिकल्स को स्टडी करने के लिए ये बहुत ही कमाल का इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम लोग लो कॉन्सेंट्रेशन में भी फ्री रेडिकल्स का जो एक स्टडी है वो हम लोग कर सकते हैं। बाकी आप इंस्ट्रूमेंट में आप लो कॉन्सेंट्रेशन पे आप फ्री रेडिकल का जो स्टडी है वो आप नहीं कर सकते। ओके, और इसके अंदर चाहे आपका ऑर्गेनिक मैटर होने दो या इनऑर्गेनिक मटेरियल होने दो, दोनों का हम लोग आइडेंटिफाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इसके अंदर आप चाहो तो वी कैन ऑल्सो इन्वेस्टिगेट मॉलिक्यूल इन द ट्रिपलेट स्टेट। ओके, और ट्रिपलेट स्टेट के अंदर भी हम लोग इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर आप बात करो कि दूसरा यहाँ पे जो उसकी इम्पोर्टेंट यहाँ पे उसका जो एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन है आपका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन। ओके, और ये स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की मदद से आपका जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है वो आप आसानी से बता सकते हो। जो भी आपने मटेरियल प्लेस किया होता है ईएसआर के अंदर, उस ईएसआर के अंदर जो मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका शेप क्या है, वो सारी चीज़ें आपका जो ईएसआर है वो आपको अच्छे से प्रेडिक्ट करके देता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक जो बेसिक सा यहाँ पे जो वीडियो था, वो लेक्चर था, यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसका जो आपको नोट्स है वो नोट्स आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और इससे रिलेटेड जो नोट्स है, कंप्लीट नोट्स है, वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा टेलीग्राम पे। वहाँ पे जाके आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जो पूरा एक वीडियो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हो। ओके, और हमें टेलीग्राम पे भी जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए